नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा गया, और इस सेमीफाइनल में कांग्रेस की बुरी हार हुई। और इस हार को देखते हुए कांग्रेस ने अब कई सारे रणनीतिक बदलाव किए हैं। और इस बदलाव में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवार को सामने किया है। वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो उमंग सिंघार को आगे किया है और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत कटारे को आगे किया है। तो इस बदलाव को बीजेपी के तर्ज पर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने भी अपने छोटे चेहरों को आगे करके वो चुनाव लड़ती रही है, और अब उसी कड़ी में कांग्रेस ने भी वो रास्ता अख्तियार किया है। और इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता मौजूद हैं। तो नम्रता, आप कांग्रेस के इस फैसले को सबसे पहले तो कैसे देखती हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस तर्ज पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और अगर मैं रिसेंटली 3 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुए और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेहरों को आगे किया गया, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो न्याज ये बात साबित हो गई कि बीजेपी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उनकी मेहनत का फल देती है। क्योंकि मोहन यादव का एक वीडियो मैंने देखा, भजन लाल का मैंने वीडियो देखा, सड़कों पर उतरकर, पानी में उतरकर जिस तरीके से इन लोगों ने मदद की, उनकी कहीं चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो इस तरीके के वीडियो सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि जमीनी स्तर पर उतरकर एक वक्त था जब ये लोग काम करते थे और उसका फल बीजेपी ने उनको दिया। बात करें अगर कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है, और अगर मैं पिछले लगभग 9-10 साल की बात करूं तो एक ऐसी पार्टी बनकर सामने आ गई है जिसके अपने विचार अब कुछ नहीं रहे। वो चल रही है बीजेपी की राह पर। वो लोग जो हिंदुत्व को लेकर तरह तरह की बातें करते थे, आतंकवाद से इसको जोड़ दिया करते थे, वो अब मंदिर जाते हैं। वो लोग भगवा होने का दावा करते हैं, वो लोग भगवाधारी होने की बात करते हैं, वो लोग चुनावों में मंदिर मस्जिद का मुद्दा ले आते हैं, वो लोग राम मंदिर की बात करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को हमेशा से यही कहा जाने लगा है कि ये अब नकल करते हुए बीजेपी की आगे बढ़ रही है। लेकिन एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, देखिए जिस तरीके से 3 राज्यों में ओबीसी, ब्राह्मण या फिर कह लीजिए आदिवासी चेहरे को आगे किया गया, तीनों ही कार्ड कांग्रेस ने अकेले मध्य प्रदेश में खेल दिए। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की है कि यहां की राजनीति कमलनाथ से जुड़ी हुई नहीं है, यहां की राजनीति दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं तो हमें यही 2 चेहरे नजर आते हैं, लेकिन अब इन 2 चेहरों को साइडलाइन किया जा रहा है पूरी तरीके से। और देखिए, आपने बात की जीतू पटवारी की, आप ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी ओबीसी समुदाय से आते हैं, बाकी उमंग सांगर जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो दो समुदायों के आपने जो लोग हैं उनको प्रभावित कर लिया। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है, जो उमंग सांगर है उनकी दिग्विजय से जो तकरार है वो जगजाहिर है। और ये तकरार अब से नहीं है, जब से कमलनाथ सरकार थी वहां पर उस वक्त आपको याद होगा कि एक बयान उमंग सांगर का सामने आया था जिनमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय शराब माफिया है, जमीन माफिया है। तो ये जो लड़ाई है वहां से चली आ रही है, और कांग्रेस आलाकमान ने उस नेता को साइड कर, यानी दिग्विजय जैसे नेता को साइड कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमारा कोई छोटा नेता भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है या वो पार्टी को आगे लेकर चल रहा है तो हम उसको आगे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उमंग सांगर के बारे में भी मैं आपको बता दूं, और जीतू पटवारी के बारे में भी आपने देखा होगा, बीजेपी में भी कई खेमे बटे होते हैं कि ये सिंधिया खेमे का नेता है या ये फला नेता के खेमे का आदमी है। ऐसे ही कांग्रेस में भी होता है कि राहुल गांधी के करीबी हैं या खड़गे के करीबी हैं। उमंग सांगर और जीतू पटवारी दोनों को ये कहा जाता है कि ये लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं, अलग तरह की राजनीति करते हैं, जनता को साथ में लेकर चलते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे उमंग सांगर और जीतू पटवारी दोनों राहुल गांधी के फेवरेट बने हैं, और इसीलिए इस बार इनको मौका मिला है। अच्छा, तीसरी बात मैं कर लूं आपको, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की, जो सामान्य वर्ग से हैं और ब्राह्मण नेता हैं। यानी एक ही जगह पे आपने तीनों दांव खेलकर इन तीनों समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है। और दूसरी बात, वही मैसेज देने की कोशिश की है जो बीजेपी कई सालों से देती आ रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सिर्फ बात मध्य प्रदेश की है न्यास, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 यानी इसका दूसरा वर्जन शुरू हो रहा है और वो कई राज्यों से होकर निकलेगा। तैयारियां पूरी हैं, लेकिन
कांग्रेस कितनी मात दे पाएगी बीजेपी को, ये देखना होगा। बिल्कुल नम्रता, ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ये फैसला कितना सही साबित होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इस तरीके से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। तो इसका असर कितना 2024 में होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ये कहा जा रहा है कि जैसा कि आपने जिक्र किया नम्रता, कि ये जो तीनों ही नेता हैं वो किसी गुट से संबंधित नहीं हैं, और ऐसे में दिग्विजय सिंह एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो पूर्व सीएम रह चुके हैं, कमलनाथ भी दिग्गज नेता हैं, और ऐसे एक्सपीरियंस्ड जो नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनको साइडलाइन करके बीजेपी के तर्ज पर ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने नए चेहरों पे विश्वास किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये विश्वास जो है कांग्रेस का कामयाब हो पाएगा, और 2.0 जो भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है? तो ये सारे जो फैसले हैं, क्योंकि कर्नाटक में तो जैसे ही कांग्रेस को जीत मिली तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे चला गया। वो कहने लगे कि भारत जोड़ो यात्रा वहां से शुरू हुई तो इसका असर कर्नाटक और साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिला, इस वजह से उन्हें जीत हासिल हुई। लेकिन फिर वहीं पे जब बात आती है हिंदी बेल्ट की, नॉर्थ इंडिया की बात आती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो कि पहले उनकी वहां पे गवर्नमेंट थी वो भी हार गए। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी थी, हालांकि राजस्थान का एक राजनीतिक इतिहास रहा है कि वो हर 5 साल के बाद वहां पे सत्ता परिवर्तन होता रहता है। तो इसको लेकर के एक पहले से अनुमानित सारी चीजें थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उसने अपनी सत्ता खो दी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी नम्रता कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने सभाएं की थी, रैलियां की थी बनिस्बत राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान का जो चुनाव वो लड़े थे वो सिर्फ और सिर्फ गहलोत के चेहरे पर ही उन्होंने लड़ा था, और गहलोत के विकास कामों को ही ध्यान में रख करके उसको मुद्दा बनाया करके राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो काम नहीं आया। लेकिन खासकर मध्य प्रदेश में जो करारी हार हुई है, और छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में हार हुई है, और अब जो है बीजेपी की तर्ज पे वो लगातार इस तरीके के फैसले ले रहे हैं, और आगे भी ये तो हो सकता है मतलब ये शुरुआत हो, इसके आगे भी राजस्थान में भी ऐसे फैसले देखे जा सकते हैं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ में भी या अदर स्टेट में भी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बीजेपी की नकल कांग्रेस करना चाह रही है इसका फायदा होगा? एक तो मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में देखिए बदलाव हो गया है और उम्मीद है कि कांग्रेस बाकी राज्यों में ये बदलाव कर सकती है, और बदलाव करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही पैटर्न पर चलेंगे तो फिर वही वाली बात है कि पुराने जमाने में जो चीजें हुआ करती थी आज हम उसके साथ अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सेम वही चीज राजनीति में है, अगर उसी पैटर्न पर कांग्रेस चलेगी तो निश्चित तौर पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की, मैं देखिए आपको बता दूं, इस बार भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में न्याज मुद्दा मोदी नहीं रहेंगे। पिछली बार राहुल गांधी ने इसको जन जन की यात्रा बताया, उन्होंने कहा कि मैं घर घर तक जाकर लोगों से जुड़ रहा हूं। होगा इस बार भी वही, लेकिन इस बार वो 2 मुद्दे उठाएंगे, एक मुद्दा होगा बेरोजगारी का और एक मुद्दा होगा महंगाई का। अब जो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस इन मुद्दों को उठाकर आगे बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप किसी की भी सरकार आ जाए जड़ से तो आप इसे खत्म कर ही नहीं सकते हैं। रही इन पर बात करने की तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब आप रोजगार की बात भी करते हैं तो आप ऑप्शंस की बात भी करते हैं, उनका विस्तार आप देखते हैं जो मोदी सरकार में लोगों को मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद आपने बात की कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी हम ये सब चीजें देख सकते हैं कि नहीं, या दूसरे राज्यों में कांग्रेस डेफिनेटली ये बदलाव करेगी, उसको करना भी चाहिए, क्योंकि साउथ बेल्ट में तो चलिए आपने कर्नाटक तेलंगाना निकाल लिया, लेकिन हिंदी बेल्ट में आने में आपको टाइम लगेगा। और तेलंगाना की अगर आप खुशी मना रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ का गम मनाइए, राजस्थान का गम मनाइए, अपनी चीजों से, अपनी गलतियों से सीखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए दिसंबर में कांग्रेस कुछ भी कर ले, जनवरी में कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन सब जानते हैं कि 22 जनवरी वो तारीख मुकर्रर की गई है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, ग्रैंड इवेंट होगा, और मुझे नहीं लगता कि 22 जनवरी में जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी फुटेज, जितनी मीडिया कवरेज राम मंदिर में होगी यानी अयोध्या में होगी, उतनी किसी भी बड़े इवेंट में होगी। इस बात को कांग्रेस जानती है कि सारा अटेंशन वहीं पर होगा। राम मंदिर किसकी सरकार में बन रहा है, कौन इसको आगे लेकर जा रहा है, कैसे सब कुछ हुआ है, ये भी हर कोई जानता है। तो 22 जनवरी के बाद जनता का मूड जो स्विंग होगा, जो बदलेगा, जो थोड़े बहुत भी ऑपोजिट लोग थे वो जिस तरीके से पक्ष में जाएंगे बीजेपी के, उससे कांग्रेस पहले से ही तैयार है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा नम्रता, कि
आप ये भी देखिए कि राम मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन होने जा रहा है और यूपी में अयोध्या है, ठीक है, और उसी में सबसे ज़्यादा अगर सांसद जाते हैं 80 तो वो यूपी से ही जाते हैं। और यूपी में जो है डबल जो मतलब दोहरे तौर पे उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ योगी भी हैं और मोदी भी हैं। तो दो ऐसे हिंदूवादी चेहरे हैं और हिंदुत्व के चेहरे हैं जिससे लड़ पाना कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। बिल्कुल, बाकी राज्यों में तो आप, मैं कहूंगी 1% आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा और ज्यादा, कांग्रेस को थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो आपने देखा होगा उसमें ट्विटर से तो आपने राजनीति कर ली लेकिन जमीन पर उतरकर आपने नहीं की। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, सिर्फ एक राजनीति के तौर पर मैं ये बात नहीं बोल रही, सच में आप नियाज ये बात बताइए, अगर हाथरस में कोई चीज होती है, कोई घटनाक्रम होता है तो सीधा प्रियंका गांधी पहुंच गई। मैं कहती हूं अगर छत्तीसगढ़ में हुआ, अगर राजस्थान में हुआ और अगर वहां पर प्रियंका गांधी पहुंच जाती, कांग्रेस आला कमान वहां पर कोई फैसला ले लेता, मैं आपको बता रही हूं उसका बहुत फायदा होता। एक बार आप अपने भी, अब आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, एक खबर आई जो मैंने पढ़ी, उसमें यह था कि योगी आदित्यनाथ अब आदेश ऐसा दे चुके हैं कि जो कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं, जो डीएम है, जो एसडीएम है, जो तहसीलदार है, सबका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। हर 10 दिन में रिपोर्ट कार्ड देना होगा। ये लोग अब तक जो मामले लंबित पड़े हैं उनमें क्या कुछ अपडेट आई, कौन सी एफआईआर दर्ज हुई, कितनी हुई, कितना एक्शन हुआ, कितनों को न्याय मिला, कितनों को नहीं मिला, उन सबका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। जिनकी खामियां पाई जाएंगी उन पर एक्शन होगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम जब से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर लगाम लगा रहे हैं, गुंडों को रोक रहे हैं, बदमाशों को रोक रहे हैं, अरे वो पुलिस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब करते हैं। तो सेम वही चीज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो सकती थी। जब भी कोई मुद्दा आया, शायद वहां की कांग्रेस की सरकार को ये चीज पूछनी चाहिए थी। तो इस बार के नतीजे थोड़े से अलग हो सकते थे। यूपी में कुछ हुआ या बीजेपी शासित राज्य में कुछ हुआ तो आप तुरंत आगे आ गए। ये सारी चीजें जनता समझती है, इसीलिए ये ट्विटरबाजी वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस पहले के मुकाबले बहुत मेहनत कर रही है, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रही है और वो जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है कि अगर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो उसे भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके उसका क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को दे दिया जाता है। वहीं पे अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, हिंदी बेल्ट में अगर कांग्रेस हारती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, उसको लेकर के फिर कांग्रेसी नेता राजनीति करने लगते हैं और राहुल गांधी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं। तो खैर, जिस तरीके से अब कांग्रेस ने ये फैसले लिए हैं और जिस तरीके से 3 अलग अलग जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 3 अलग अलग लोगों को 3 तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं और इस जिम्मेदारियों का किस तरीके से वो कांग्रेस फायदा उठा पाती है मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नमस्कार।